नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक्स विद कृष्ण पर। अब तक इस किताब के पार्ट 1 में हमने एक बहुत बड़ी समस्या को समझा, प्रोक्रेस्टिनेशन। हमने जाना कि हम काम को क्यों टालते हैं, फोकस क्यों टूटता है और मोटिवेशन पर भरोसा करना अक्सर हमें क्यों धोखा दे देता है। पार्ट 1 का मकसद सिर्फ यही था कि हम एक्शन लेना शुरू करें, चाहे वो एक्शन छोटा ही क्यों न हो। लेकिन सच ये है कि एक्शन लेना सिर्फ शुरुआत है। असल चैलेंज तब शुरू होता है जब आपको वही एक्शन रोज लेना होता है। बहुत लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, जिम ज्वाइन हो जाता है, गोल्स लिख लिए जाते हैं, स्केड्यूल बना लिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। एनर्जी कम होने लगती है, रूटीन टूटने लगती है और फिर वही पुरानी जिंदगी वापस आ जाती है। राइटर कहते हैं, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि वे कैपेबल नहीं होते, बल्कि इसलिए कि उनके पास सिस्टम्स नहीं होते। यही वजह है कि इस किताब का पार्ट 2 इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी इतना जरूरी है। यह हिस्सा इस सवाल का जवाब देता है, अब जब आपने शुरुआत कर दी है तो इसे कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी का मतलब और ज्यादा बिजी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को सही जगह लगाना। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि प्रोडक्टिविटी मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से बनती है। हम समझेंगे कि डेली रूटीन सक्सेस का हिडन वेपन क्यों है, एनर्जी टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है और कैसे सिंप्लिसिटी, क्लियर प्रायोरिटीज और सिंगल टास्किंग हमें बर्नआउट के बिना आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वैल्यू पैक्ड ऑडियो बुक समरीज आप तक लगातार पहुंचती रहें। अगर पार्ट 1 ने आपको एक्शन लेना सिखाया तो पार्ट 2 आपको ये सिखाएगा कि उस एक्शन को जिंदगी की आदत कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कंसिस्टेंसी क्यों टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि उसके पास टैलेंट है। हमें लगता है कि वो इंसान नेचुरली स्मार्ट है, गिफ्टेड है या फिर बस लकी है, और उसी पल बिना जाने अनजाने हम खुद को उस रेस से बाहर कर लेते हैं। हम खुद से कह लेते हैं कि हमारे पास वो टैलेंट नहीं है, इसलिए शायद हम उतना आगे नहीं बढ़ सकते। राइटर कहते हैं कि यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। सच्चाई यह है कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक ले जाती है। टैलेंट स्पार्क होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो आग है जो जलती रहती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने किसी काम की शुरुआत बहुत जोश के साथ की थी। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एनर्जी, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, लेकिन कुछ समय बाद वे लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शुरुआत में एवरेज लगते हैं, जिनमें कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग कामयाब होते हैं। राइटर कहते हैं कि फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क रोज करने की आदत का होता है। राइटर अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने राइटिंग शुरू की तो वे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटर नहीं थे। उनके वर्ड्स परफेक्ट नहीं थे, स्टाइल पॉलिश नहीं था और कई बार उन्हें खुद भी अपने लिखे पर शक होता था। लेकिन उन्होंने एक सिंपल सा रूल बनाया, हर दिन लिखना, चाहे मूड हो या न हो, चाहे वर्ड्स अच्छे लगे या नहीं। कुछ दिन सिर्फ 200 शब्द, कुछ दिन थोड़ा ज्यादा, लेकिन ब्रेक नहीं। धीरे धीरे उन्हें बदलाव दिखने लगा। उनके आइडियाज ज्यादा क्लियर होने लगे, लिखने की स्पीड बढ़ने लगी और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस आने लगा। राइटर कहते हैं कि यह मैजिक नहीं था, यह कंसिस्टेंसी का रिजल्ट था। कंसिस्टेंसी आपको ओवरनाइट जीनियस नहीं बनाती, लेकिन यह आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट काम करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन कुछ न कुछ करना, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों न हो। ज्यादातर लोग ऑल और नथिंग माइंडसेट में फंस जाते हैं। अगर आज किसी काम को पूरा नहीं कर पाए तो उसे छोड़ दो,
लेकिन यही सोच कंसिस्टेंसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। राइटर कहते हैं कि छोटे एक्शंस अगर रोज लिए जाए तो वे बड़े एक्शंस को हरा देते हैं जो कभी कभी लिए जाते हैं। एक दिन में ज्यादा काम करने से ज्यादा जरूरी होता है हर दिन थोड़ा काम करना। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए राइटर 3 जरूरी चीजों की बात करते हैं। पहली है लो स्टैंडर्ड्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड्स अक्सर कंसिस्टेंसी के दुश्मन बन जाते हैं। जब आप सोचते हैं कि काम परफेक्ट होना चाहिए, तो ज्यादातर दिन आप शुरुआत ही नहीं करते। कंसिस्टेंसी के लिए ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि इम्परफेक्ट काम भी काम होता है। दूसरी चीज है फिक्स टाइम। जब टाइम मिलेगा, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। टाइम कभी अपने आप नहीं मिलता। कंसिस्टेंट लोग टाइम ढूंढते नहीं, वे टाइम डिसाइड करते हैं। जब आपने तय कर लिया कि ये काम रोज इसी समय होगा, तो दिमाग डिबेट करना बंद कर देता है। डिसीजन पहले से होता है और एक्शन आसान हो जाता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिटी चेंज। राइटर कहते हैं कि असली कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप अपने आप को नया लेबल देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं से ज्यादा पावरफुल होता है, मैं यही इंसान हूं। जब आप खुद को राइटर, लर्नर, डिसिप्लिन पर्सन मानने लगते हैं, तो बिहेवियर अपने आप अलाइन होने लगता है। राइटर कहते हैं कि कंसिस्टेंसी एक्साइटिंग नहीं होती। हर दिन वही काम, वही रूटीन, वही प्रोसेस। लेकिन लाइफ एक्साइटमेंट को नहीं, रेपिटेशन को रिवॉर्ड करती है। टैलेंट आपको कुछ मौके दिला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको ट्रस्ट दिलाती है, खुद का भी और दुनिया का भी। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आप उस जगह होंगे जहां टैलेंट के भरोसे बैठा इंसान कभी नहीं पहुंच पाएगा। राइटर कहते हैं कि आपको कोई स्पेशल या गिफ्टेड इंसान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट बनना है, क्योंकि जो काम आप रोज करते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है। कंसिस्टेंसी स्लो लगती है, लेकिन वही आपको सबसे दूर तक ले जाती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि डेली रूटीन क्यों सक्सेस का एक हिडन वेपन है। लेकिन तब तक एक बात याद रखिए, टैलेंट आपको पहचान दिला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको वहां टिकाए रखती है। चैप्टर 2 डेली रूटीन क्यों सक्सेस का हिडन वेपन है। हम अक्सर सक्सेस को एक बड़े मोमेंट से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि किसी एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई बड़ा डिसीजन होगा और हमारी जिंदगी अचानक सही ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन राइटर कहते हैं कि सक्सेस ज्यादातर किसी एक दिन में नहीं बनती। सक्सेस चुपचाप, बिना शोर किए आपकी डेली रूटीन में बनती है। अगर आप किसी इंसान की जिंदगी को समझना चाहते हैं, तो राइटर कहते हैं उसके सपनों के बारे में मत पूछिए, उसकी डेली रूटीन देखिए। वो किस समय उठता है, दिन की शुरुआत कैसे करता है, काम के बीच ब्रेक्स कैसे लेता है और दिन के अंत में खुद को कैसे बंद करता है। यही छोटी छोटी आदतें जब रोज रिपीट होती हैं, तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देती है। ज्यादातर लोग रूटीन शब्द सुनते ही बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रूटीन क्रिएटिविटी को मार देती है, जिंदगी को डल बना देती है। लेकिन राइटर इस सोच को एक बड़ा मिसकंसेप्शन बताते हैं। उनके अनुसार रूटीन आपको बांधती नहीं है, बल्कि फ्रीडम देती है। जब आपकी रूटीन तय होती है, तो आपको हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस नहीं लेने पड़ते, और जब डिसीजंस कम होते हैं तो एनर्जी बचती है। उस एनर्जी को आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम में लगा सकते हैं। राइटर कहते हैं कि हर छोटा डिसीजन एनर्जी खाता है। सुबह उठकर ये सोचना कि आज कब काम करना है, कब एक्सरसाइज करनी है या किस काम से दिन शुरू करना है, ये सब डिसीजन फटीग पैदा करता है। लेकिन जब वही चीजें रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, तो दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, और ऑटो पायलट मोड पर किया गया काम सबसे कंसिस्टेंट होता है। रूटीन का एक और बड़ा फायदा यह है कि वो फोकस को नेचुरल बना देती है। जब आप रोज एक ही समय पर एक ही तरह का काम करते हैं, तो आपका दिमाग उस समय फोकस मोड में अपने आप चला जाता है। आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइटर कहते हैं कि
कि डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत वही पड़ती है जहां रूटीन नहीं होती। राइटर कहते हैं कि परफेक्ट रूटीन जैसी कोई चीज नहीं होती। हर सक्सेसफुल इंसान की रूटीन अलग होती है। कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई देर से। इसलिए आपको किसी की रूटीन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सही अप्रोच यह है कि आप अपनी जिंदगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी एनर्जी के हिसाब से रूटीन बनाएं। ऐसी रूटीन जो रिपीट की जा सके, न कि ऐसी जो सिर्फ कागज पर अच्छी लगे। मॉर्निंग रूटीन पर अक्सर बहुत जोर दिया जाता है और राइटर मानते हैं कि सुबह का समय इंपॉर्टेंट है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि लोग एक बहुत बड़ी चीज इग्नोर कर देते हैं, इवनिंग रूटीन। आपकी रात ये तय करती है कि आपकी सुबह कैसी होगी। अगर आपकी रात फोन स्क्रोलिंग और लेट स्लीपिंग में जाती है तो अगली सुबह फोकस और एनर्जी की उम्मीद करना बेकार है। राइटर कहते हैं कि एक सिंपल इवनिंग रूटीन दिन का रिव्यू, अगले दिन की बेसिक प्लानिंग और माइंड को शांत करना पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकती है। जब दिमाग को यह क्लैरिटी होती है कि कल क्या करना है, तो एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है और नींद बेहतर आती है। रूटीन और मोटिवेशन का रिश्ता भी राइटर बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। रूटीन मोटिवेशन को रिप्लेस नहीं करती, रूटीन मोटिवेशन की जरूरत ही खत्म कर देती है। जब कोई काम रूटीन बन जाता है तो आप ये नहीं पूछते कि आज मूड है या नहीं, आप बस काम करते हैं, और यही लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। राइटर ये भी कहते हैं कि रूटीन का मतलब रिजिड लाइफ नहीं है। रूटीन स्ट्रक्चर देती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी सिखाती है। अगर कोई दिन खराब चला गया तो आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि कल फिर वही रूटीन है। यही कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी को पॉसिबल बनाता है। राइटर एक सिंपल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। अपनी करंट रूटीन लिखिए। आप कब उठते हैं, कब काम करते हैं, कब फोन यूज करते हैं और कब सोते हैं। फिर खुद से पूछिए कि इनमें से कौन सी आदत आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रही है और कौन सी दूर। रूटीन बदलने के लिए पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती। अक्सर सिर्फ एक हैबिट बदलना ही काफी होता है, क्योंकि सक्सेस मोटिवेशन या इंस्पिरेशन से नहीं बनती, बल्कि आपके डेली रूटीन से बनती है। आप जो काम रोज करते हैं वही धीरे धीरे आप बन जाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी मैनेजमेंट क्यों होती है। लेकिन तब तक एक बात याद रखिए, स्ट्रॉन्ग रूटीन वही फाउंडेशन है जिस पर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी खड़ी होती है। चैप्टर 3, एनर्जी मैनेजमेंट क्यों टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है। जब हम अपनी प्रोडक्टिविटी को लेकर परेशान होते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है। हमें लगता है कि अगर दिन में कुछ घंटे और मिल जाए तो शायद हम ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन राइटर कहते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम है। असली समस्या टाइम की नहीं होती, असली समस्या होती है एनर्जी की। सोचिए, अगर आपको आज अचानक 3 एक्स्ट्रा घंटे भी मिल जाए, लेकिन आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, आपका दिमाग भारी हो और शरीर थका हुआ हो, तो क्या आप उन घंटों में कोई मीनिंगफुल काम कर पाएंगे? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। राइटर कहते हैं कि आपका दिन घंटों से नहीं चलता, आपका दिन एनर्जी से चलता है। टाइम सबके पास बराबर होता है, अमीर हो या गरीब, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलिंग, हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उन घंटों में आपके पास कितनी एनर्जी है। कुछ लोग कम समय में बहुत कुछ कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा दिन लगाने के बाद भी कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। राइटर के अनुसार ये फर्क टाइम मैनेजमेंट का नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट का होता है। राइटर बताते हैं कि एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। टाइम तो हर सुबह रीसेट हो जाता है, लेकिन एनर्जी नहीं होती। आपकी एनर्जी एक बैटरी की तरह होती है। सुबह रिलेटिवली फुल और दिन भर डिसीजंस, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शंस और ओवरथिंकिंग इसे धीरे धीरे ड्रेन करते रहते हैं। अगर आप एनर्जी को बिना सोचे समझे खर्च करते रहेंगे तो दिन के बीच में ही आपकी बैटरी डेड हो जाएगी। यहीं पर टाइम मैनेजमेंट की लिमिट्स सामने आती है। आप चाहे कितना भी परफेक्ट शेड्यूल बना ले, हर आवर प्लान कर ले, लेकिन अगर उस समय आपके पास एनर्जी नहीं है तो वो प्लानिंग बेकार है। राइटर कहते हैं
कम टाइम में हाई एनर्जी के साथ किया गया काम ज्यादा टाइम में लो एनर्जी के साथ किए गए काम से कहीं बेहतर होता है। एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती। हमारी प्रोडक्टिविटी 4 तरह की एनर्जी पर डिपेंड करती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर हो जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता है। फिजिकल एनर्जी को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में लोग नींद कम कर देते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और खाने पीने को हल्के में लेने लगते हैं। राइटर कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। कम नींद और थका हुआ शरीर सीधे फोकस और डिसीजन मेकिंग को खराब करता है और थका हुआ दिमाग कभी अच्छे फैसले नहीं ले सकता। मेंटल एनर्जी भी उतनी ही जरूरी है जितना कि फिजिकल एनर्जी। हम दिन भर में सैकड़ों छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किस ईमेल का जवाब पहले देना है। हर डिसीजन मेंटल एनर्जी लेता है। राइटर इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। जब दिन के अंत तक दिमाग डिसीजन से थक जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने की एनर्जी बचती ही नहीं। इसी वजह से रूटीन्स इतनी पावरफुल होती है, वे डिसीजंस को ऑटोमेट कर देती है। इमोशनल एनर्जी का असर भी प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा होता है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, किसी से लड़ाई हो गई है, कोई अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट है या अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा है, तो आपका दिमाग पूरी तरह काम में नहीं लग पाता। राइटर कहते हैं कि इमोशनल क्लटर को इग्नोर करना प्रोडक्टिविटी का साइलेंट किलर है। प्रॉब्लम्स को फेस करना अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन वही एनर्जी को फ्री करता है। सबसे ज्यादा इग्नोर्ड लेकिन सबसे पावरफुल एनर्जी होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। राइटर कहते हैं कि इसका मतलब धर्म नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आप अपने काम को क्यों कर रहे हैं। जब आपके काम का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई लार्जर पर्पस नहीं होता, तो एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब काम किसी बड़े गोल या वैल्यू से जुड़ा होता है तो थकान के बावजूद आप आगे बढ़ते रहते हैं। राइटर एक प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि अपने दिन को एनर्जी के हिसाब से डिजाइन कीजिए। हाई एनर्जी टाइम में अपने सबसे इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग काम कीजिए और लो एनर्जी टाइम में रूटीन या लेस डिमांडिंग काम। सुबह का समय अक्सर डीप वर्क के लिए बेस्ट होता है, जबकि शाम प्लानिंग, रिव्यू या हल्के कामों के लिए बेहतर होती है। राइटर कहते हैं कि रेस्ट प्रोडक्टिविटी का दुश्मन नहीं है, रेस्ट एक स्ट्रैटेजी है। बिना रेस्ट के आप लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव नहीं रह सकते, लेकिन रेस्ट भी इंटेंशनल होना चाहिए, गिल्ट के साथ नहीं। जब आप कॉन्शियसली रेस्ट लेते हैं तो एनर्जी सही तरीके से रिचार्ज होती है। टाइम को मैनेज करने से पहले आपको एनर्जी को मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि जब एनर्जी हाई होती है और फोकस क्लियर होता है तब कम टाइम में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पॉसिबल हो जाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि गोल्स क्यों फेल हो जाते हैं और उन्हें सही तरीके से सेट करना क्यों जरूरी है। लेकिन तब तक एक बात याद रखिए, टाइम आपका स्केड्यूल बनाता है, लेकिन एनर्जी आपकी जिंदगी बनाती है। चैप्टर 4 गोल्स क्यों फेल हो जाते हैं और उन्हें सही तरह से कैसे सेट करें। हर नए साल, हर नए महीना, हर नए मंडे हम अपने गोल्स लिखते हैं। नई डायरी, नई लिस्ट और नए प्रॉमिसेस। उस समय हमें लगता है कि इस बार सब अलग होगा, इस बार हम सीरियस हैं, इस बार हम सच में बदल जाएंगे। लेकिन राइटर कहते हैं कि कुछ ही हफ्तों में वही गोल्स धुंधले पड़ने लगते हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। राइटर एक सवाल पूछते हैं, अगर गोल्स इतने पावरफुल हैं तो ज्यादातर लोग उन्हें पूरा क्यों नहीं कर पाते? जवाब यह है कि प्रॉब्लम गोल्स में नहीं होती, प्रॉब्लम गोल्स बनाने के तरीके में होती है। सबसे पहली गलती यह होती है कि गोल्स क्लियर नहीं होते हैं। जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे फिट होना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन राइटर कहते हैं कि ये गोल्स नहीं, सिर्फ विशेस है। क्योंकि जब गोल क्लियर नहीं होता तो दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है और कंफ्यूज्ड माइंड एक्शन नहीं ले पाता। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है तो आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि ज्यादातर गोल्स रिजल्ट पर बेस्ड होते हैं, प्रोसेस पर नहीं। लोग कहते हैं कि उन्हें 10 किलो वेट लूज करना है
प्रमोशन चाहिए या एक पर्टिकुलर इनकम अचीव करनी है। राइटर कहते हैं कि रिजल्ट गोल्स मोटिवेटिंग तो लगते हैं, लेकिन टिकते नहीं हैं, क्योंकि रिजल्ट पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपके कंट्रोल में होता है आप रोज क्या करते हैं, कितना एफर्ट डालते हैं और किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। राइटर कहते हैं कि जब आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो रास्ता भारी और डरावना लगने लगता है, लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, रोज सीखना, रोज बेहतर काम करना, तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। रिजल्ट प्रोसेस का नेचुरल बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन प्रोसेस के बिना रिजल्ट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। तीसरी वजह गोल्स के फेल होने की यह है कि वे बहुत बड़े होते हैं। जैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा, मैं सब कुछ एक साथ ठीक कर लूंगा। राइटर कहते हैं कि बिग गोल्स सुनने में तो एक्साइटिंग होते हैं, लेकिन शुरू करने में डर पैदा करते हैं। दिमाग उन्हें देखकर कहता है अभी नहीं, कल से, और फिर वहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाती है। राइटर कहते हैं कि बिग गोल्स को छोटे, बोरिंग और सिंपल स्टेप्स में तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ ड्रामेटिक नहीं होती, साइलेंट होती है, और जो लोग छोटे स्टेप्स को इग्नोर करते हैं वही लॉन्ग टर्म में हार जाते हैं। एक और वजह यह है कि गोल्स इमोशन से जुड़े नहीं होते। कई बार हम गोल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। सोसाइटी, फैमिली या कंपैरिजन हमें पुश करता है, लेकिन जब गोल आपके वैल्यू से कनेक्ट नहीं होता तो मुश्किल समय में आप उसे छोड़ देते हैं। राइटर कहते हैं कि गोल सेट करते समय खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है, अगर मैं ये गोल अचीव कर लूं तो मेरी जिंदगी सच में कैसी दिखेगी। अगर ये सोच आपको एक्साइट नहीं करती तो गोल वीक है। राइटर ये भी बताते हैं कि ज्यादातर गोल्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके साथ कोई सिस्टम नहीं होता। गोल लिख दिया, डायरी बंद कर दी और बस। राइटर कहते हैं कि गोल बिना सिस्टम के सिर्फ एक सपना है। सिस्टम का मतलब है रोज क्या करना है, कब करना है और उसे कैसे ट्रैक करना है। सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है, गोल सिर्फ डायरेक्शन देता है। अब राइटर बताते हैं कि गोल्स को सही तरीके से कैसे सेट किया जाए। सबसे पहले गोल को एक्शन में बदलना जरूरी है। मुझे डिसिप्लिन बनना है कि जगह ये तय करें कि आप रोज क्या करेंगे, किस समय, कितनी देर और किस इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि जब एक्शन क्लियर होगा तो दिमाग डिबेट नहीं करेगा। दूसरा स्टेप है गोल को कैलेंडर में लिखना। राइटर कहते हैं कि जो चीज कैलेंडर में नहीं होती वो रियल नहीं होती। जब आप किसी काम को अपॉइंटमेंट बना देते हैं तो वो विश नहीं रहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है गोल को आइडेंटिटी से जोड़ना। जब आप खुद को ये कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं या मैं लर्नर हूं, तो बिहेवियर अपने आप उस आइडेंटिटी के हिसाब से अलाइन होने लगता है। आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स विल पावर से नहीं, सेल्फ इमेज से चलते हैं। राइटर कहते हैं कि प्रोग्रेस ट्रैक करना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। अगर आज 60% काम हुआ तो भी वो 0 से बेहतर है, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत में राइटर पेशेंस की बात करते हैं। गोल्स स्लो काम करते हैं। शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं दिखता, फिर थोड़ा सा दिखता है और फिर एक पॉइंट पर ग्रोथ तेज हो जाती है। जो लोग इस साइलेंट फेज में गिव अप कर देते हैं वही फेल होते हैं। गोल्स कभी फेल नहीं होते, बस हम उन्हें गलत तरीके से सेट करते हैं। सही गोल्स वो होते हैं जो एक्शन से जुड़े हों, प्रोसेस से जुड़े हों और आइडेंटिटी से जुड़े हों। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए सिंप्लिसिटी इतनी जरूरी क्यों होती है। लेकिन तब तक एक बात याद रखिए, गोल डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। चैप्टर 5, सिंप्लिसिटी क्यों लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी की है। जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में अपनी जिंदगी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा टूल्स, ज्यादा टेक्निक्स, ज्यादा प्लान्स और ज्यादा रूटीन्स हमें आगे ले जाएंगी। नई एप्स डाउनलोड होती है, नई स्ट्रैटेजीज बनती हैं और कैलेंडर पहले से भी ज्यादा भर जाता है।
लेकिन राइटर कहते हैं कि असली समस्या ये नहीं है कि हम कम काम कर रहे हैं, असली समस्या ये है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आज की दुनिया में बिजी दिखना एक तरह की अचीवमेंट बन चुका है। अगर कोई पूछे कि जिंदगी कैसी चल रही है, तो जवाब होता है बहुत बिजी हूं। कैलेंडर भरा हुआ हो, दिन भर मीटिंग्स हो, नोटिफिकेशंस लगातार आते रहें, ये सब नॉर्मल मान लिया गया है। लेकिन राइटर कहते हैं कि बिजी होना आसान है, इफेक्टिव होना मुश्किल। बिजी होना आपको थका सकता है, लेकिन इफेक्टिव होना आपको आगे बढ़ाता है। राइटर कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप मार देती है। जब आपकी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और हर चीज अर्जेंट लगने लगती है, तो आपका फोकस अपने आप टूट जाता है। दिमाग हर कुछ मिनट में एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता रहता है और ये कांस्टेंट स्विचिंग मेंटल फटीग पैदा करती है। दिन के अंत में आप एग्जॉस्टेड होते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि थकान आई कहां से। यहीं पर राइटर सिंप्लिसिटी का असली मतलब साफ करते हैं। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कम मेहनत करें या जिम्मेदारियों से भागें। सिंप्लिसिटी का मतलब है जो जरूरी नहीं है उसे हटाना, ताकि जो सच में जरूरी है उसके लिए स्पेस बन सके। प्रोडक्टिव लोग हर काम नहीं करते, वे चुनते हैं कि कौन सा काम उनकी जिंदगी को आगे ले जाएगा और कौन सा सिर्फ उन्हें बिजी रखेगा। राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का जिक्र करते हैं। एक समय ऐसा था जब वे हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कह देते थे। हर नया आइडिया एक्साइटिंग लगता था, हर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनका फोकस बिखर रहा है। काम बहुत था, लेकिन प्रोग्रेस कम। तभी उन्हें एक सच्चाई समझ में आई कि अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहीं से लेस बट बेटर का प्रिंसिपल आता है। राइटर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट यही है। कम प्रोजेक्ट्स, कम गोल्स, कम कमिटमेंट्स, बट हर चुनी हुई चीज पर पूरा ध्यान और पूरी डेप्थ। एक समय में एक काम, पूरे फोकस के साथ। यही तरीका रिजल्ट्स लाता है जो टिकते हैं। सिंप्लिसिटी डिसीजन मेकिंग को भी आसान बनाती है। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो हर डिसीजन भारी लगने लगता है। आज किस प्रोजेक्ट पर काम करूं? किस आइडिया को आगे बढ़ाऊं? राइटर कहते हैं कि जब ऑप्शंस कम होते हैं तो एक्शन तेज होता है। सिंप्लिसिटी आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकालती है और मूवमेंट में लाती है। राइटर कहते हैं हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती, हर मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिंप्लिसिटी का मतलब है फोन में कम एप्स, कैलेंडर में कम मीटिंग्स और दिमाग में कम नॉइज। जब दिमाग शांत होता है तभी डीप वर्क पॉसिबल होता है। कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी का रिश्ता भी बहुत गहरा है। राइटर कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स कुछ दिन चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में टूट जाते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, बहुत कॉम्प्लेक्स रूटीन्स, कुछ समय बाद आप उन्हें छोड़ देते हैं। सिंपल सिस्टम्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वही सिस्टम्स सालों तक टिकते हैं, क्योंकि सिंपल रूल कॉम्प्लिकेटेड प्लान से ज्यादा पावरफुल होता है। राइटर कहते हैं आप खुद से पूछिए कि कौन सा काम मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, कौन सा काम मैं सिर्फ हैबिट की वजह से कर रहा हूं, कौन सी चीज मेरी जिंदगी से ज्यादा ले रही है लेकिन दे कम रही है, और फिर उन फालतू चीजों को हटाइए जो आपको आपके गोल के करीब नहीं लेके जाती हो। राइटर कहते हैं कि सिंप्लिसिटी कोई कमजोरी नहीं है, सिंप्लिसिटी क्लैरिटी है कि कौन सी चीज आपके लिए सच में जरूरी है। यह भी सच है कि कई बार हम चीजें अपनी ईगो की वजह से नहीं छोड़ पाते। हमें लगता है कि अगर हमने ये छोड़ दिया तो लोग क्या सोचेंगे या हमारी पहचान क्या रह जाएगी। लेकिन राइटर कहते हैं कि ईगो शॉर्ट टर्म इमेज बनाता है, जबकि सिंप्लिसिटी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, और मैराथन वही जीतता है जो अपनी एनर्जी और फोकस को बचाकर चलता है। कॉम्प्लेक्स लाइफ जल्दी थका देती है, जबकि सिंपल लाइफ आपको दूर तक ले जाती है। आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको कम लेकिन सही काम करने की जरूरत है। जब आपकी जिंदगी सिंपल होती है
तो प्रोडक्टिविटी अपने आप सस्टेनेबल बन जाती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ना कहना इतना जरूरी स्किल क्यों है। लेकिन तब तक एक बात याद रखिए, सिंप्लिसिटी हमारे जीवन में फोकस और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी लेकर आती है। चैप्टर 6, नो कहना क्यों प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि प्रोडक्टिविटी की समस्या समय की कमी से आती है। हमें लगता है कि अगर दिन में कुछ घंटे और मिल जाए, अगर कैलेंडर थोड़ा खाली हो जाए, तो शायद हम ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन राइटर कहते हैं कि असली समस्या समय नहीं है, असली समस्या होती है बाउंड्रीज की कमी। और बाउंड्रीज की कमी हमेशा एक ही शब्द से जुड़ी होती है, नो। नो कहना आसान नहीं होता। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मदद करना अच्छा है और मना करना बुरा। इसलिए जब कोई हमसे कुछ मांगता है, चाहे हमारे पास समय हो या ना हो, चाहे हमारी एनर्जी बची हो या ना हो, हम अक्सर हाँ कह देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं सामने वाला बुरा न मान जाए, कहीं रिलेशनशिप खराब न हो जाए, या लोग हमें सेल्फिश न समझ ले। इसी डर में हम बार बार हाँ कहते चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि इसकी कीमत हमें कहां चुकानी पड़ेगी। राइटर कहते हैं कि यस कहना इंस्टेंट राहत तो देता है, जैसे बातचीत वही खत्म हो जाती है, ऑकवर्डनेस नहीं रहती और हमें लगता है कि हमने सिचुएशन संभाल ली। लेकिन इस यस का असली बिल बाद में आता है, एक्स्ट्रा काम के रूप में, एक्स्ट्रा स्ट्रेस के रूप में और सबसे ज्यादा फोकस के नुकसान के रूप में। धीरे धीरे हमारा दिन ऐसे कामों से भर जाता है जो हमारे गोल से जुड़े ही नहीं होते और हम खुद से पूछते रह जाते हैं कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। प्रोडक्टिव लोग इस मामले में अलग होते हैं। वे रूड या इनसेंसिटिव नहीं होते, बल्कि वे बहुत क्लियर होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनका टाइम कहां इन्वेस्ट होना चाहिए और कौन सी चीजें उनके फोकस को तोड़ देंगी। इसलिए वे हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। राइटर कहते हैं कि प्रोडक्टिव लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे अपने काम और अपनी एनर्जी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। हर यस के साथ एक हिडन कॉस्ट जुड़ी होती है। जब आप किसी अननेसेसरी मीटिंग के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपने डीप वर्क को खो देते हैं। जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जो आपके गोल से जुड़ा नहीं है, तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम से समय चुरा लेते हैं। और अगर आप नो नहीं कहते, तो धीरे धीरे कोई और डिसाइड करने लगता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। नो कहना असल में नेगेटिव एक्ट नहीं है, ये फोकस को प्रोटेक्ट करने का तरीका है, क्योंकि फोकस बहुत फ्रेजाइल होता है। एक एक्स्ट्रा कमिटमेंट, एक अननेसेसरी रिक्वेस्ट और फोकस टूट जाता है। राइटर कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब हर काम करना नहीं है, बल्कि गलत कामों को मना करना सीखना भी है। जब आप नो कहते हैं, तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट यस को स्पेस देते हैं। राइटर कहते हैं, कभी कभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी नो कहना पड़ता है, क्योंकि हर अच्छा ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं होता। और अगर आप हर अच्छे अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास ना समय बचेगा, ना एनर्जी। इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट को छोड़ना पड़ता है। नो कहना आपकी जिंदगी को सिंपल बनाता है। कम कमिटमेंट्स, कम डिस्ट्रैक्शंस, कम स्ट्रेस। सिंपल लाइफ आपको डीप वर्क करने की इजाजत देती है और डीप वर्क ही रियल रिजल्ट्स लाता है। राइटर सुझाव देते हैं कि टू डू लिस्ट के साथ साथ एक नो लिस्ट भी बनानी चाहिए। उन चीजों की लिस्ट जो आप जानबूझकर नहीं करेंगे, क्योंकि वे आपकी जिंदगी से ज्यादा लेती है लेकिन कम देती है। राइटर कहते हैं कि नो कहना भी एक मसल की तरह है। शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस से ये आसान हो जाता है। और जैसे जैसे नो कहना आसान होता जाता है, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी नेचुरल बनती जाती है। आप सब कुछ नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। सही नो ही आपको सही यस तक पहुंचाता है। आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी प्रायोरिटीज से नहीं, बल्कि आपकी बाउंड्रीज से बनती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें डिजाइन के जरिए कैसे हराया जा सकता है।
लेकिन तब तक एक बात याद रखिए, सही जगह पर कहा गया ना हमारी जिंदगी में क्लैरिटी, फोकस और प्रोडक्टिविटी लेकर आता है। चैप्टर 7 डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं, डिजाइन से कैसे हराए। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो एक ही शिकायत करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस। फोन बार बार उठ जाता है, नोटिफिकेशंस ध्यान तोड़ देती है और काम के बीच अचानक कुछ और करने का मन होने लगता है। हम खुद से कहते हैं कि हमें ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, ज्यादा डिसिप्लिन होना होगा ताकि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सके। लेकिन राइटर के अनुसार डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना अक्सर फेल हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कोई बाहर की चीज नहीं है। डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरनमेंट और हैबिट्स का रिजल्ट होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है तो आप कितने भी डिसिप्लिन क्यों न हो, कुछ समय बाद फोकस टूट ही जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका फोन आपके काम करने वाली टेबल पर ही पड़ा है, स्क्रीन ऊपर की तरफ है और हर नोटिफिकेशन आपकी आंखों के सामने आ रहा है, तो फोकस बनाए रखना मुश्किल नहीं, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इस सिचुएशन में प्रॉब्लम आपकी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम डिजाइन है। राइटर यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिजाइन ओवर डिसिप्लिन। उनका कहना है कि प्रोडक्टिव लोग डिस्ट्रैक्शन से लड़ते नहीं हैं, वे अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन कर लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाए। वे खुद को टेम्पटेशन के सामने रखकर स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि टेम्पटेशन को ही दूर रख देते हैं। राइटर कहते हैं कि हम अक्सर डिस्ट्रैक्शन को पर्सनल फेलियर मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम ही कमजोर हैं, हमारा फोकस ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शंस के लिए इंटेंशनली डिजाइन की गई है। सोशल मीडिया एप्स, वेबसाइट्स और नोटिफिकेशंस इस तरह बनाए जाते हैं कि वे हमारा ध्यान खींचे। ऐसे में ये उम्मीद करना कि हम हर समय सेल्फ कंट्रोल दिखाएंगे अनरियलिस्टिक है। इसलिए राइटर कहते हैं कि सॉल्यूशन विल पावर बढ़ाना नहीं है, सॉल्यूशन एनवायरनमेंट बदलना है। अगर आप चाहते हैं कि फोन आपको डिस्ट्रैक्ट न करे तो उसे अपने काम की जगह से हटाइए। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट आपका फोकस न तोड़े तो उसे जरूरत के समय ही यूज कीजिए। डिस्ट्रैक्शन को सामने रखकर काम करना और फिर खुद को ब्लेम करना दोनों बेकार है। राइटर अपने पर्सनल सिस्टम के बारे में बताते हैं। जब वे डीप वर्क करते हैं तो इंटरनेट बंद रहता है, फोन साइलेंट मोड में दूसरे कमरे में होता है और काम करने की जगह पर सिर्फ वही चीजें होती हैं जो उस काम से जुड़ी हो। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये डिजाइन है, डिजाइन जो फोकस को आसान बना देता है। राइटर कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ डिजिटल नहीं होती, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, जैसे पेंडिंग टास्क्स, अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स और अनक्लियर प्रायोरिटीज। अगर आपके दिमाग में 10 अधूरे काम घूम रहे हैं तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए राइटर सलाह देते हैं कि काम शुरू करने से पहले अपने माइंड को क्लियर करें। जो भी दिमाग में है उसे लिख ले ताकि दिमाग बार बार आपको डिस्टर्ब न करे। राइटर कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, गोल ये होना चाहिए कि आप जल्दी वापस फोकस में आ सके। एनवायरनमेंट का सही डिजाइन यही काम करता है, वो डिस्ट्रैक्शंस को शॉर्ट लिव्ड बना देता है। राइटर कहते हैं कि डिसिप्लिन एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप हर डिस्ट्रैक्शन के सामने डिसिप्लिन यूज करेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट सही तरीके से डिजाइन किया हुआ है तो डिसिप्लिन की जरूरत ही कम पड़ती है और फोकस नेचुरल हो जाता है। राइटर कुछ सिंपल डिजाइन प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे दूर रखिए, जो चीज आपको प्रोडक्टिव बनाती है उसे सामने रखिए। अगर नोटबुक पर काम करना है तो नोटबुक सामने हो, अगर राइटिंग करनी है तो सामने ब्राउजर नहीं, ब्लैंक पेज होना चाहिए। स्मॉल डिजाइन चेंजेस बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। राइटर कहते हैं हम अपनी जिंदगी को एक्सीडेंटल तरीके से जी रहे हैं। चीजें जहां पड़ी हैं वही पड़ी रहने देते हैं। एप्स जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। कैलेंडर जैसा है वैसा ही चलने देते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी एक्सीडेंटल नहीं होती, प्रोडक्टिविटी इंटेंशनल डिजाइन से आती है।
जब आप अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद कम होने लगते हैं। आपको खुद को रोज स्ट्रॉन्ग साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। फोकस आपके लिए फाइट नहीं करता, फोकस आपके साथ कोऑपरेट करता है। डिस्ट्रैक्शंस आपकी कमजोरी नहीं है, वे सिर्फ एक खराब डिजाइन का रिजल्ट है और डिजाइन बदला जा सकता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए रेस्ट और रिकवरी क्यों उतने ही जरूरी है जितना काम। लेकिन तब तक एक बात याद रखिए, जब एनवायरनमेंट सही होता है तो फोकस अपने आप आसान हो जाता है। चैप्टर 8 रेस्ट और रिकवरी क्यों प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। हम ये मानते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब लगातार काम करना है। जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा सक्सेस, यही सोच हमें बचपन से सिखाई जाती है। अगर हम थक गए हैं तो हमें लगता है कि हम वीक हैं। अगर हमें ब्रेक चाहिए तो हमें गिल्ट महसूस होता है। लेकिन राइटर कहते हैं कि ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए खतरनाक भी है। राइटर के अनुसार रेस्ट और रिकवरी प्रोडक्टिविटी के अपोजिट नहीं है, बल्कि वे प्रोडक्टिविटी का ही हिस्सा है। जिस तरह एक मशीन बिना मेंटेनेंस के लंबे समय तक नहीं चल सकती, उसी तरह इंसान भी बिना रेस्ट के लगातार प्रोडक्टिव नहीं रह सकता। फिर भी हम खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि हम बिना रुके, बिना थके, हर दिन सेम एनर्जी के साथ परफॉर्म करते रहें। राइटर कहते हैं कि बर्नआउट अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। पहले थोड़ा थकान महसूस होती है, फिर फोकस कम होने लगता है, फिर छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन बढ़ जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब काम से मन पूरी तरह उठ जाता है। उस पॉइंट पर लोग कहते हैं कि उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा, जबकि असल में उन्हें रिकवरी की जरूरत होती है। राइटर कहते हैं कि हमारी सोसाइटी हसल को सेलिब्रेट करती है लेकिन रिकवरी को इग्नोर करती है। अगर कोई कहे कि वो बहुत काम कर रहा है तो हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि वो रेस्ट ले रहा है तो हमें लगता है कि वो सीरियस नहीं है। यही इम्बैलेंस प्रोडक्टिविटी को शॉर्ट लिव्ड बना देता है। रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता। राइटर कहते हैं कि रिकवरी कई लेवल्स पर होती है, जैसे फिजिकल रिकवरी जिसमें नींद, एक्सरसाइज और बॉडी को आराम देना शामिल है। मेंटल रिकवरी जिसमें लगातार सोचने से दिमाग को ब्रेक देना शामिल है। इमोशनल रिकवरी जिसमें स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर से खुद को डिटैच करना शामिल है। अगर इनमें से कोई एक भी इग्नोर होता है तो प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। राइटर कहते हैं कि ज्यादातर लोग रेस्ट तभी लेते हैं जब वे पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, लेकिन ये रिएक्टिव रेस्ट है। रियल प्रोडक्टिविटी प्रोएक्टिव रेस्ट से आती है, यानी पहले से प्लान किया हुआ रेस्ट। जब आप जानबूझकर ब्रेक्स लेते हैं तब रेस्ट आपको गिल्ट नहीं देता बल्कि एनर्जी देता है। राइटर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि जब उन्होंने बिना ब्रेक्स के काम करने की कोशिश की तो आउटपुट की क्वालिटी गिरने लगी, आइडियाज रेपिटेटिव हो गए, फोकस कमजोर हो गया और काम में जॉय खत्म होने लगी। लेकिन जब उन्होंने इंटेंशनल रेस्ट को अपने स्केड्यूल का हिस्सा बनाया तो वही काम कम टाइम में बेहतर क्वालिटी के साथ होने लगा। राइटर ये भी बताते हैं कि रेस्ट आलस नहीं है। आलस और रेस्ट में फर्क है। आलस आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि रेस्ट आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। जब आप रेस्ट को रिवॉर्ड नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट की तरह देखते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा सस्टेनेबल बनती है। राइटर कहते हैं कि कंटिन्यूअस इनपुट बिना पॉज के ओवरलोड पैदा करता है। लगातार फोन, न्यूज, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना दिमाग को थका देता है। इसलिए रिकवरी का एक बड़ा हिस्सा डिस्कनेक्ट करना भी है। कुछ समय के लिए इनपुट्स बंद करना ताकि दिमाग प्रोसेस कर सके। राइटर कहते हैं कि रेस्ट के दौरान ही क्लैरिटी आती है। कई बार सॉल्यूशंस उस समय आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते, वॉक करते समय, शावर लेते समय या शांत बैठे हुए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये रिकवरी का इफेक्ट है। राइटर ये भी याद दिलाते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी मैराथन की तरह होती है, स्प्रिंट की तरह नहीं। अगर आप शुरुआत में ही अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देंगे तो रास्ते में रुकना पड़ेगा। सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी के लिए पेस बनाए रखना जरूरी है और पेस बनाए रखने के लिए
रेस्ट नॉन निगोशिएबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी लंबे समय तक टिके, तो आपको रेस्ट और रिकवरी को गिल्ट के बिना अपनाना होगा। जो इंसान आराम करना जानता है, वही इंसान लंबे समय तक अच्छा काम कर पाता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए क्लियर प्रायोरिटीज तय करना क्यों इतना जरूरी है। लेकिन तब तक एक बात याद रखिए, बिना रिकवरी के प्रोडक्टिविटी टिकती नहीं, टूट जाती है। चैप्टर 9, क्लियर प्रायोरिटीज क्यों लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी की नींव होती है। हम सुबह उठते हैं और सीधे काम में कूद जाते हैं। ईमेल्स चेक करना, मैसेजेस का जवाब देना, नोटिफिकेशंस देखना। दिन शुरू होते ही हम रिएक्ट मोड में चले जाते हैं। दिन के अंत में हम थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी ये महसूस होता है कि असल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। राइटर कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह टाइम या एफर्ट की कमी नहीं होती, बल्कि क्लियर प्रायोरिटीज की कमी होती है। राइटर समझाते हैं कि जब आपकी प्रायोरिटीज साफ नहीं होती, तो हर काम अर्जेंट लगने लगता है, हर ईमेल जरूरी लगता है, हर कॉल इंपॉर्टेंट लगती है और हर छोटा टास्क ध्यान मांगता है। इस स्थिति में आप हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं। प्रोडक्टिविटी बिना प्रायोरिटीज के ऐसे ही है जैसे बिना मैप के सफर करना। चलते तो बहुत है, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। राइटर कहते हैं कि प्रोडक्टिव लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे बस ये जानते हैं कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। क्लियर प्रायोरिटीज डिसीजन मेकिंग को आसान बना देती है। जब आपको पता होता है कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो बाकी चीजें अपने आप सेकेंडरी बन जाती है। दिमाग कंफ्यूजन में नहीं फंसता और फोकस नेचुरली आता है। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे अपनी प्रायोरिटीज दूसरों को तय करने देते हैं, जैसे बॉस की अर्जेंट रिक्वेस्ट, किसी फ्रेंड का मैसेज या किसी मीटिंग का इनवाइट। धीरे धीरे दूसरों की जरूरतें आपकी प्रायोरिटीज बन जाती है। राइटर कहते हैं कि अगर आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो दुनिया डिसाइड कर लेगी, और अक्सर दुनिया की प्रायोरिटीज आपकी ग्रोथ से मेल नहीं खाती। राइटर बताते हैं कि प्रायोरिटीज तय करने का मतलब ज्यादा चीजें जोड़ना नहीं है, बल्कि कम चीजों को चुनना है। हर दिन खुद से ये पूछना जरूरी है, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम कर पाऊं, तो वो कौन सा होना चाहिए। ये सवाल क्लैरिटी लाता है। जब एक काम क्लियर होता है, तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ जाते हैं। राइटर एक और जरूरी बात बताते हैं, प्रायोरिटीज स्टैटिक नहीं होती, वे टाइम के साथ बदलती है। जो चीज आज इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि अगले साल भी वही हो। इसलिए प्रोडक्टिव लोग रेगुलरली अपनी प्रायोरिटीज रिव्यू करते हैं। वे पूछते हैं, क्या मैं अभी भी सही चीजों पर एनर्जी लगा रहा हूं, या सिर्फ हैबिट की वजह से काम करता जा रहा हूं। राइटर कहते हैं कि प्रायोरिटीज तय करना इमोशनली भी चैलेंजिंग हो सकता है। कई बार हमें किसी काम को छोड़ना पड़ता है, किसी अपॉर्चुनिटी को ना कहना पड़ता है, या किसी कंफर्टेबल रूटीन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन बिना इन मुश्किल डिसीजंस के लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर प्रायोरिटीज शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट ला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लैरिटी जरूर देती है। जब आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, तो आपकी जिंदगी सिंपल होने लगती है। आपको हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना पड़ता। आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि किस पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। राइटर कहते हैं कि यही कंट्रोल आपको स्ट्रेस से बचाता है और फोकस को प्रोटेक्ट करता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम करना सही समय पर, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रायोरिटीज क्रिस्टल क्लियर हो। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए सिंगल टास्किंग क्यों मल्टीटास्किंग से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तब तक एक बात याद रखिए, जब प्रायोरिटीज क्लियर होती है, तो फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। चैप्टर 10, सिंगल टास्किंग क्यों मल्टीटास्किंग से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को एक स्किल की तरह देखा जाता है। अगर कोई कहे कि वो एक साथ कई काम कर सकता है, तो हम उसे स्मार्ट और प्रोडक्टिव मान लेते हैं। फोन पर मैसेज का जवाब देते हुए ईमेल लिखना, मीटिंग के बीच प्रेजेंटेशन पर काम करना और बैकग्राउंड में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब नॉर्मल लगने लगा है।
लेकिन राइटर कहते हैं कि यही मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। राइटर कहते हैं कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, तो असल में हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है, और हर बार जब ये स्विच होता है तो एनर्जी खर्च होती है। ये स्विचिंग हमें मेंटली थका देती है, बिना ये एहसास कराए कि थकान कहां से आई। राइटर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारे काम की क्वालिटी को खराब कर देता है। जब आपका ध्यान बटा होता है तो आप किसी भी काम में पूरी तरह प्रेजेंट नहीं होते। काम हो तो जाता है, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं होती। धीरे धीरे आप शैलो वर्क के आदी हो जाते हैं, जहां क्वांटिटी तो होती है लेकिन क्वालिटी गायब हो जाती है। इसके अपोजिट में राइटर सिंगल टास्किंग की बात करते हैं। सिंगल टास्किंग का मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम पूरे ध्यान के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बिना जल्दी के। जब आप सिंगल टास्क करते हैं तो आपका दिमाग डीप फोकस की स्टेट में चला जाता है। यही स्टेट वो जगह है जहां बेस्ट आइडियाज पैदा होते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। राइटर अपने अनुभव से बताते हैं कि जब वे राइटिंग करते हैं तो वे जानबूझकर हर डिस्ट्रैक्शन हटा देते हैं। फोन साइलेंट होता है, इंटरनेट बंद होता है और उनके सामने सिर्फ एक ब्लैंक पेज होता है। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगता है। दिमाग बार बार किसी और चीज की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बाद फोकस स्टेबलाइज हो जाता है और काम फ्लो में आ जाता है। राइटर कहते हैं कि सिंगल टास्किंग स्लो लग सकती है, लेकिन असल में ये लॉन्ग टर्म में फास्टर होती है। मल्टीटास्किंग में आप बार बार गलती सुधारते हैं, चीजें दोबारा करते हैं और क्लैरिटी ढूंढते हैं। सिंगल टास्किंग में काम पहली बार में ही बेहतर हो जाता है। कम मिस्टेक्स, कम रीवर्क और ज्यादा सेटिस्फैक्शन। राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं। आग अगर चारों तरफ फैली हो तो वो कम असर करती है, लेकिन वही आग अगर एक ही जगह फोकस की जाए तो वो बहुत पावरफुल बन जाती है। हमारा फोकस भी वैसा ही है। जब फोकस बटा होता है तो एनर्जी वेस्ट होती है। जब फोकस एक जगह होता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं। राइटर कहते हैं कि सिंगल टास्किंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाती, ये मेंटल पीस भी देती है। जब आप एक समय में एक ही काम करते हैं तो दिमाग शांत रहता है। आपको ये गिल्ट नहीं रहता कि आप किसी और काम को इग्नोर कर रहे हैं। आप जहां हैं वही पूरी तरह होते हैं। सिंगल टास्किंग को हैबिट बनाने के लिए राइटर कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज शेयर करते हैं। सबसे पहले, काम शुरू करने से पहले ये डिसाइड करें कि अभी सिर्फ यही काम करना है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को पहले से हटाएं, काम के बीच नहीं। और तीसरा, छोटे टाइम ब्लॉक से शुरुआत करें। शुरुआत में 20 से 30 मिनट भी काफी है। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है। राइटर ये भी याद दिलाते हैं कि मल्टीटास्किंग हमारी एनवायरनमेंट की देन है। नोटिफिकेशंस, ओपन टैब्स, कांस्टेंट इनपुट्स, ये सब हमें सिंगल टास्किंग से दूर ले जाते हैं। इसलिए सिंगल टास्किंग सिर्फ डिसीजन नहीं है, ये डिजाइन भी है। जब एनवायरनमेंट सही होता है तो फोकस अपने आप आसान हो जाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक काम को सही तरीके से करना, और इसके लिए मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग को अपनाना जरूरी है। अब तक इस किताब के पार्ट 2 इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी में हमने प्रोडक्टिविटी को किसी शॉर्टकट या ट्रिक की तरह नहीं देखा। हमने इसे एक ऐसी चीज की तरह समझा जो धीरे धीरे बनती है। रोज के चॉइसेस से, रोज के हैबिट से और रोज के छोटे छोटे डिसीजन से ये सफर प्रोक्रेस्टिनेशन से आगे निकलकर कंसिस्टेंसी तक पहुंचा, और कंसिस्टेंसी से सिस्टम्स तक। इस पार्ट में ये साफ हो गया कि प्रोडक्टिव होना बिजी होने का दूसरा नाम नहीं है। प्रोडक्टिव होने का मतलब है अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने फोकस को समझदारी से इस्तेमाल करना। हमने देखा कि कैसे डेली रूटीन हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है, कैसे एनर्जी टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे गोल्स तब तक बेकार रहते हैं जब तक वे एक्शन और सिस्टम में न बदले जाए। धीरे धीरे ये भी समझ आया
कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ज्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि सही चीजों को चुनने से आती है। सिंप्लिसिटी ने हमें सिखाया कि हर चीज जरूरी नहीं होती, और ना कहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि फोकस को बचाने का एक जरूरी तरीका है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के बजाय अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना ज्यादा असरदार है कि डिस्ट्रैक्शंस खुद कम हो जाए। और सबसे जरूरी बात, रेस्ट और रिकवरी के बिना प्रोडक्टिविटी टिक नहीं सकती। इस पार्ट ने हमें यह भी याद दिलाया कि क्लियर प्रायोरिटीज के बिना हम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं, ग्रो नहीं करते। और जब फोकस बढ़ जाता है, तब मल्टीटास्किंग हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाती, बल्कि थका देती है। सिंगल टास्किंग ने यह सिखाया कि जब पूरा ध्यान एक जगह होता है, तभी काम में डेप्थ आती है, और वही डेप्थ असली प्रोग्रेस लाती है। अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुनते आए हैं, तो शायद आपने ये महसूस किया होगा कि प्रोडक्टिविटी कोई एंड गोल नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम है। असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम कर सकते हैं। असली सवाल ये है कि आप इस प्रोडक्टिविटी के जरिए क्या बनाना चाहते हैं। यहीं पर यह पार्ट पूरा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक्शन लेना और कंसिस्टेंटली काम करना जरूरी तो है, लेकिन ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। मेहनत अगर सही दिशा में ना हो, तो वो भी आपको थका सकती है। यहीं से शुरू होता है इस किताब का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, पार्ट 3, अचीविंग मोर। अब बात सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं होगी, अब बात होगी मीनिंग की, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, और उस जिंदगी की जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। अगर पार्ट 1 ने आपको स्टार्ट करना सिखाया और पार्ट 2 ने आपको डेली बेटर बनना सिखाया, तो पार्ट 3 आपको यह समझने में मदद करेगा कि इस सारी मेहनत को सही मंजिल तक कैसे पहुंचाया जाए।